नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं आप सभी को जो है बधाई देना चाहता हूँ। दीपावली पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये त्यौहार, ये पर्व आपके जीवन में जो है खुशियाँ लाएं और अगली दीपावली से पहले जो है आप एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर जो है काबिज हो सकें। आपको जो है जीवन में इस तरह की सफलता मिले, यही मेरी जो है प्रार्थना है। दोस्तों, जब हम कोई बड़ा काम करने चलते हैं, बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं, तो हमारे सामने कई सारे भटकाव आते हैं, कई सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमको उनमें निराशा भी होती है। हमको लगता है कि अब रास्ता बंद हो गया है, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारी परेशानियां जो है हमारे सामने आती हैं। तो मेरा संदर्भ यहाँ पर जो है समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर है, जो 5 दिसंबर को प्रस्तावित है और निश्चित रूप से 5 दिसंबर को होनी है। आप लोगों से काफ़ी माध्यमों से बात होती रहती है और कुल मिलाकर जो है एक बात जो है पता चली कि जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, वो भी परेशान हैं, वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में जो है कई सारे जो है परीक्षा को लेके सवाल हैं। और जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं किसी वजह से, कई लोग का इस बीच स्वास्थ्य खराब रहा या और कई सारी परेशानियां रहीं, कई लोग जॉब में हैं, कई लोग हाउस वाइफ्स हैं, तो सबके सामने जो है एक ही तरह की कशमकश है कि इस परीक्षा में अब 1 माह का समय बचा है। आज 3 तारीख है, 3 नवंबर है और 5 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होना है। तो 1 माह का समय बचा है और इस 1 माह के समय को, इस 1 महीने के समय को आप किस तरह से यूटिलाइज करें, क्या रणनीति अपनाएं कि आप जो है इसमें आने वाली परीक्षा में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। तो हम लोगों ने 6 महीने की स्ट्रेटजी पे भी चर्चा की थी, 3 महीने की स्ट्रेटजी पे भी चर्चा की थी, उससे पहले भी कई बार जो है स्ट्रेटजी के वीडियो जो है आपने देखे होंगे। लेकिन अब 1 महीना जो है ये आखिरी का बहुत ही क्रूशियल होता है और ये एक निर्णायक समय है। अगर आप अभी तक भी जो है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आ पाए हैं, अपनी तैयारी को लेकर संतुष्ट नहीं हैं, तो अब आपको ऐसा क्या करना चाहिए, जो है कौन सी चीज़ों को प्राथमिकता के साथ देखना चाहिए कि आप जो है इस आखिरी समय को भी जो है आखिरी समय में भी जो है बाजी को पलट सकें। तो आज हम लोग डिस्कशन जो है इस पे करेंगे और ये मैं कई सारे आप लोग के कमेंट्स में और बाकी ग्रुप्स में जो सवाल आप लोग पूछते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं कि ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस का मैं आपको जवाब दे सकूँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस परीक्षा की प्रकृति की और उस परीक्षा में जो है कट ऑफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि कट ऑफ के इर्द गिर्द ही हम कहीं ना कहीं अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो शुरुआत हमारी जो है एक लक्ष्य से होनी चाहिए कि वो लक्ष्य क्या है हमारे सामने और हम किस तरह से उस लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। तो ये एक जो है चार्ट है, 2013 में 148 कट ऑफ थी। ये सभी सामान्य वर्ग की हैं, बाकी उसके नीचे वर्ग में जो है मान लीजिए आप जो है अगर ओबीसी की गणना करते हैं तो 2 नंबर कम कर लीजिए, महिला वर्ग को मानते हैं तो लगभग 5 नंबर कम कर लीजिए, अनुसूचित जाति में जो है 6-7 नंबर और अनुसूचित जनजाति में लगभग 10 नंबर। तो इस तरह से जो है आप कम कर सकते हैं। लेकिन हम एक स्टैंडर्ड मार के चलते हैं जनरल को, क्योंकि जनरल की जो है हाईएस्ट जाती है और जनरल और ओबीसी में बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं रह गया, लगभग बराबर जो है रैंक बहुत बराबर होती है। तो 2014 में 142 था। ये कब कंडीशन थी? जब जो है निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, आपको पूरी स्वतंत्रता थी कि आप 200 के 200 प्रश्नों को अपनी इच्छा के अनुसार हल कर सकें, नहीं भी आए तो आप ब्लाइंड टिक कर सकें। उसके बाद जो है 2017 से जो है जब माइनस मार्किंग की शुरुआत हुई, 2016 से ही हो गई थी, तो पहली परीक्षा जो है निरस्त हो गई थी, दोबारा री एग्ज़ाम हुआ। तो 2017 की बात कर लेते हैं, 122 जो है विद निगेटिव मार्किंग जो है इसमें गया था। तो 2017 का एग्ज़ाम चूँकि पहले हुआ था, 2016 का उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम हुआ है। तो हम लोगों ने एक जो है अनुमान लगाया कि 122 से 125 तक का स्कोर जो है आगे की परीक्षाओं के लिए सुरक्षित होगा, जो ट्रेंड चल रहा था उसको देखकर। लेकिन 2016 ये एक चौंकाने वाली परीक्षा थी
और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है ज्वाइनिंग तक होने जा रही है, लेकिन अभी तक आयोग द्वारा प्री मेंस की ना कट ऑफ दी गई है, ना जो है जो ऑब्जेक्शन आंसर की पर दिए गए थे उन पे जो है उन्होंने क्या सही माना क्या गलत माना, उसके बारे में भी कोई निर्णय नहीं दिया गया है। तो हमको एक्चुअल कट ऑफ नहीं पता है। आप ही लोग के बीच से जो है जो सर्वे निकल कर आया था उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूं कि 128 से 130 नंबर तक जो है सामान्य वर्ग की कट ऑफ गई थी। ये अनुमानित है, अभी इसके बारे में कोई भी पक्की जो है खबर नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं हुआ है। ये 2016 की जो है री एग्ज़ाम है जो 2020 में संपन्न हुआ था, पिछले साल संपन्न हुआ था। 2021 में अब आपका जो है टारगेट क्या होना चाहिए? 2021 में आपका टारगेट जो है 130 के ऊपर होना चाहिए। तो अगर आपको 130 नंबर तक पहुंचना है दोस्तों, तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है डिस्कस करना ज़रूरी है। अब हम जो है 130 की बात करते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि हमको मिशन 130 को फतेह करना है, तो ये किस तरह से हो सकता है? हिंदी की अगर आपकी ठीक ठाक तैयारी है, अच्छी तैयारी होगी तो आप 55 प्लस लाएंगे, क्योंकि जो मैं अपने स्टूडेंट्स को लक्ष्य देता हूँ यही कहता हूँ कि हिंदी में आपको 55 प्लस करना है। लेकिन अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, अच्छी वाली तैयारी है, तो आप जो है 50 प्लस वाली कैटेगरी में आते हैं। तो हिंदी के लिए यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि आप 50 प्लस तक जो है ला सकते हैं, और ये असंभव नहीं है, क्योंकि हमारे ही जो है पिछले 2-3 बैच के स्टूडेंट्स ने जो है 55 से ऊपर भी नंबर लाए हैं, और 50 प्लस तो जो है बहुत ही कॉमन नंबर है, जो लगभग जो है सभी लोग पा सकते हैं जो लगातार पढ़ रहे हैं, हिंदी का रिवीजन कर रहे हैं। तो 130 में 50 प्लस का लक्ष्य आपको हिंदी में लेके चलना है, और यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग है 1/3 अंकों की, यानी अगर आप 3 प्रश्न को गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न का उत्तर काट लिया जाएगा। आप इसको इस तरह से सीधा सीधा समझ सकते हैं। तो 50 प्लस आपको हिंदी में लक्ष्य रखना चाहिए। और अब बारी आती है जीएस की। जनरल स्टडीज में जो है, अब अगर हम 130 सोच के चलते हैं, जो कि हमारा न्यूनतम है, ये हमारा अधिकतम नहीं है, या ये कम से कम वाले नंबर हैं जहां पर हमको ये आशा करनी चाहिए कि हम प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। 130 प्लस आपको लाना ही होगा, इसके नीचे जो है समस्या आ सकती है। अब बाकी जो है जैसे अब रिजर्व कैटेगरीज हैं, उनमें 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर तक की रिलैक्सेशन मिल सकती है, लेकिन फिर भी जो है हमको 130 नंबर का एक मानक कट ऑफ जो है मानकर अपने मन में चलना चाहिए। तो 130, और इधर आपको क्या करना पड़ेगा, जीएस में 80 प्लस करने पड़ेंगे। जीएस में 80 प्लस और 50, यहाँ पे 50 आपको कितने में लाना है, 60 में लाना है। जीएस में आपको 140 में 80 नंबर जो है कवर करना है। तो हमारी पढ़ाई की अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो बात करते हैं सबसे पहले हम हिंदी की। हिंदी से शुरुआत करते हैं। भी हम सारे विषयों पर आएंगे, और आपके जो है बाकी जितने भी सवाल हैं उन सब पर भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हिंदी की बात करें, हिंदी में 6 टॉपिक हैं। चलिए आपसे सीधे टॉपिक सिलेबस पे ही बात हो जाए। हिंदी में जो है 6 टॉपिक हैं आपके पास, जिसमें जो है विलोम शब्द, विलोम में जो है आप आराम से 8 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है विलोम में आराम से, क्योंकि ये आप जो है शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। कुछ ही शब्द इसमें बहुत ज़्यादा कठिन है, बाकी जो है आराम से इसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर विलोम शब्द में एक सावधानी हमेशा बरतिएगा। विलोम जो है राजा का रंक भी होता है, राजा का रानी भी होता है, राजा का प्रजा भी होता है, ठीक है। इस तरह से आपके सामने 3-4 विलोम अगर आते हैं तो आपको जो है जिस शैली में आपसे प्रश्न पूछा गया है, मैंने अपने पहले भी वीडियोज में बताया है कि अगर आपसे तत्सम शब्द विलोम का पूछा गया है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आपका आप जो है विकल्प का जो चयन करें वो तत्सम में ही करें। अगर तद्भव है
तो तद्भव में करें। यानी जिस तरह से वो प्रश्न पूछा गया, अगर उर्दू का कोई शब्द है तो उसका आप जो है उसका विलोम जो है उर्दू के ही शब्द से दें। तो इसी तरह से जो है आपको विलोम हो सकता है कि जो आपके सामने विलोम के चारों विकल्प दिए हों वो आपस में समानार्थी से लगते हैं, लेकिन उसमें सबसे सटीक वही होगा जो ठीक उसी शैली का जो है होगा जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। यानी अगर आपसे तत्सम शब्द पूछा गया है कि इसका विलोम बताइए, तो आपको तत्सम वाला ही चयन करना है। तत्सम ना होने की स्थिति में आप अन्य जो है निकटस्थ जो है शब्द को चुन सकते हैं। तो विलोम में जो है आप 8 से 9 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको समस्या होती है, और इस समस्या का जो है एक ही तरीका है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आप पढ़िए, और शब्दों को केवल आँखों से ना पढ़िए या केवल ना रटिए। आप अगर जब तक जो है वर्तनी शुद्धि में शब्दों को स्वयं लिखकर अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आप परीक्षा में हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे, गलत उत्तर पर टिक करते रहेंगे। मान लीजिए आप उज्ज्वल, उज्ज्वल जो है एक ऐसा शब्द है जो आप कक्षा 8 से लेके और आज तक आपने कितनी बार भी जो है पेपर में देखा होगा, लेकिन अभी भी लोग गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको लिखने का अभ्यास नहीं किया है, उन्होंने उसको हमेशा देखा है। तो अगर आप जो है शब्दों को लिखें, अगर आपके हिसाब से शब्द शुद्ध शब्द जो है उज्ज्वल जिस तरह से लिखा जाता है उसको अगर आप लिख के 5 बार देख लेंगे, और जैसे ही एग्जाम में आपके सामने उसको पूछा जाता है तुरंत आपका जो है वहाँ पर भी एक बार आप कलम चला लेंगे, तो आपको बिल्कुल सही वाला पता याद आ जाएगा कि हाँ यही वाली वर्तनी इसकी शुद्ध होती है। तो वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि में आप 7 क्वेश्चन तक आराम से कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ पर आप 9 तक आराम से कर सकते हैं। अगर बहुत कोई कठिन शब्द आ गया तो आपका 1 का जो है प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर 9 में कोई भी डाउट नहीं है। अगेन तत्सम तद्भव आपका जो है मैं ये मान के चलता हूँ कि 7 शब्द जो है कम से कम आप आराम से यहाँ पर भी कर सकते हैं, बहुत आराम से बिना रिस्क लिए। रिस्क लेंगे तो आप 1-2 और उसमें बढ़ा सकते हैं। विशेष एवं विशेषण, इसमें आपको 8 जो है आराम से मिल जाएंगे। ये मैं जो है आप ही लोग का जो फीडबैक मुझे मिलता रहता है, बातचीत होती रहती है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि आप लोग किन सेक्शंस को जो है बहुत ज़्यादा टफ मानते हैं। और पर्यायवाची शब्द में भी आप आराम से जो है 8 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे लगभग जो है यहाँ पर जो है आप कितने शब्द कर रहे हैं, जो है आप 13 क्वेश्चंस छोड़ रहे हैं, लेकिन आप ऐसा एग्जाम में तो नहीं कर सकते ना। आपको ये तो वो हैं जो पक्के वाले आपको आने चाहिए अगर आपने अच्छी तैयारी की है और लगातार अभी भी आपका रिवीजन हो रहा है। लेकिन चूंकि आपको 50+ का जो है एक मार्क जो है एक जो है माइलस्टोन जो है उसको क्रॉस करना है, तो आपको जो है कम से कम जो है कितने प्रश्न यहाँ पर अटेम्प्ट करने चाहिए, 55-56 क्वेश्चन आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप जो है 50 में या 48 में जो है कॉन्फिडेंट हैं, तो आप 6-7 क्वेश्चन जिनमें आप जो है 50-50 वाली दुविधा में हैं, आप निश्चित रूप से रिस्क लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क लेना आवश्यक भी है। और उस रिस्क के बाद अगर आपने मान लीजिए 6 क्वेश्चन में रिस्क लिया है, 3 आपके गलत भी हो जाते हैं तो उससे एक ही कैंसिल होगा, तब भी आप 50 वाला जो है जो बॉर्डर है उसको क्रॉस कर जाएंगे। तो अब हिंदी की पढ़ाई की भी बात कर लें। हिंदी की पढ़ाई आपको कैसे करनी है। हिंदी में मैंने बहुत बार जो है मानक पुस्तकों पर चर्चा की है, अब वहाँ अब समय पुस्तकें बताने का नहीं है। आप अभी तक जिस भी स्रोत से पढ़ रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लीजिए, बार बार जो है रिवीजन कर लीजिए। आखिरी के जो 4 हफ्ते बचे हैं इनको जो है आखिरी हफ्ते को बिल्कुल जो है फास्ट रिवीजन के लिए जो है छोड़ दीजिए, जिसको कहते हैं सरसरी निगाह से देखना, वो लास्ट हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए। बाकी इधर 3 हफ्ते में एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7×24 यानी 24 दिनों में अपने इन 6 टॉपिक्स को 3-3 4-4 दिन की स्ट्रेटजी बनाकर जो है अच्छे से 1.5 या 2 घंटे का समय डेली देकर रिवाइज करिए। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं
उतना अधिक यहाँ पर आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है। अगर आप बुक्स में कंफ्यूज हैं, बहुत सारे स्रोत में कंफ्यूज हैं, तो मैं फिर से बता दूं, हमारे संस्थान की जो हिंदी की ई बुक पीडीएफ है, ये आप जो है अभी भी ले सकते हैं। और चूंकि ये पीडीएफ या ये जो है जो बुक है वो कम से कम 8 मानक पुस्तकों के संकलन से तैयार की गई है, और इसमें जो अपवाद वाली चीज़ें थी उनको 3-4 जगह से वेरीफाई करके पूरी शुद्धता के साथ जो है इसको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। तो हिंदी की ई बुक पीडीएफ जो है आप अभी भी ले सकते हैं। इसका सबसे सही तरीका ये है कि आप डिकोड एग्ज़ाम का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने एंड्रॉयड मोबाइल में। डिकोड एग्ज़ाम में जब आप लॉगिन बनाकर अंदर जाएंगे तो आपको जो है ई बुक्स एंड पीडीएफ का एक टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा। वहाँ पर आपको हिंदी की समीक्षा अधिकारी की ई बुक पीडीएफ फॉर्म में दिख जाएगी। वहाँ से आप जो है फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये बुक ऐसी है कि ये अपने आप में सफिशिएंट है, आपको कोई भी बाकी स्रोत उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप इस बुक को 2 से 3 बार एग्ज़ाम तक रिवाइज कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका हिंदी का जो है जो 50+ का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। और इसी बुक को पढ़कर हमारे पिछले बैच, उससे पहले बैच के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये टारगेट पूरा करके दिखाया भी है। तो ये हिंदी की तैयारी की बात हो गई। और एक बात अच्छे से समझ लीजिए, जो सामान्य अध्ययन का आपका नुकसान है प्रश्नों का, उसकी भरपाई केवल और केवल हिंदी ही कर सकती है। इसलिए हिंदी को अधिक से अधिक स्कोर करने का प्रयास कीजिए। पर्यायवाची शब्दों के बारे में आप लोग का एक प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्द बहुत सारे होते हैं, कैसे पढ़ें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पर्यायवाची शब्द आपको पूरी किताब में जितने दिए हैं सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो एक काम ये जरूर कर लीजिएगा, आप कर चुके होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि लास्ट वीडियो में और उससे पहले मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि ये जो है इनके जो है प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कम से कम 2 बार पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिए, व्याख्या सहित उसको पढ़ लीजिए। क्योंकि जो नए क्वेश्चन भी बनते हैं उनका बेस कहीं ना कहीं वहीं पर पुराने क्वेश्चंस में छिपा रहता है। मैं अब ये नहीं कहता हूं, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने अपना पैटर्न बहुत हद तक बदल दिया है कि पुराना प्रश्न हूबहू आपको जो है इस एग्जाम में मिलेगा, ऐसा जो है बहुत कम संभावना है। लेकिन 20 से 30-40% तक प्रश्न जो है पुराने प्रश्नों को ही मॉडिफाई करके, उसी में बदलाव करके या उन्हीं के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पढ़ना आवश्यक है। पर्यायवाची की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो पर्यायवाची में जितने भी संज्ञा शब्द हैं, जैसे स्थान के नाम, देवी देवताओं के नाम विशेषकर, ये जितने भी संज्ञा शब्द हैं सबसे पहले उनको टिक कर लीजिए और सबसे पहले उनके पर्यायवाची शब्दों को पढ़िए। दूसरी चीज, ऐसे पर्यायवाची शब्द जो एक से अधिक के पर्यायवाची हैं, यानी ऐसे शब्द जिनको हम अनेकार्थी कह सकते हैं, यानी एक से अधिक पर्यायवाची शब्दों में जो बार बार आते हैं उनको एक जगह लिख लीजिए। ई बुक में भी मैंने अनेकार्थी शब्द इस तरह के दिए हुए हैं, क्योंकि इस तरह के शब्दों को पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। आप प्रश्न पूछा जाता है ऑड वन आउट स्टाइल में कि निम्न में से इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इस तरह के प्रश्न अब ज़्यादा पूछे जाते हैं, या युग्म वाले प्रश्न अब जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन समाहित होते हैं। क्वेश्चन को जो है टफ करने का प्रयास किया जाता है। तो ये आप जो है विशेष रूप से कर सकते हैं। विशेष विशेषण बहुत लोग को नहीं समझ में आता है। विशेष विशेषण में कुछ नहीं है। विशेष क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उसे हम विशेष कहते हैं, सीधा सा है। और संज्ञा या सर्वनाम यानी कि जो विशेष शब्द की विशेषता बतलाने शब्द वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक शब्द लिया तर्क, अब इसका जो है विशेषण क्या हो गया? तार्किक। तो विशेषण जो होगा
वो हमेशा जो है विशेष में कुछ ना कुछ ऐड करके, ज़्यादातर जो है इसमें प्रत्यय जोड़ा जाता है, विशेष में प्रत्यय जोड़ा जाता है। बाकी बहुत सारे इसके और भी पहचान के नियम हैं। मैंने जो समीक्षा अधिकारी के 33 वीडियो वाले आप लोग को दी ही लिस्ट जो है इसी चैनल पर है, उसको एक बार फिर से देखिए। उसका पहला वीडियो जरूर देखिए जिसमें मैंने आपको बताया है कि हम विशेष विशेषण को पहचाने कैसे, या बदलना है तो उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे अग्नि से बनाया हमने आग्नेय, तो विशेष हमेशा जो है क्या होता है, एक साधारण शब्द होता है, और जो विशेषण उससे बनता है उसमें किसी न किसी तरह का विशेष मॉडिफिकेशन करके बनता है। यानी यूं कह सकते हैं कि जो विशेषण होता है वो अपने आप में मूल शब्द नहीं रह जाता है। ये 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन 99% करेक्ट है। कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद के बारे में भी मैंने चर्चा की है। विशेषण कभी भी मूल शब्द नहीं रह जाता है, चूंकि वो विशेष का रूपांतरण होता है, इसलिए विशेष से मूल शब्द होता है, उससे बदल कर जो है विशेषण शब्द बनते हैं। ठीक है। तत्सम एवं तद्भव, तत्सम शब्द जो है मैक्सिमम संस्कृत के वो शब्द होते हैं जो हम हिंदी में ज्यों का त्यों यूज करते हैं। आप लोग जानते हैं ये परिभाषा है, सब परिचित हैं आप लोग जो है। तो तत्सम और तद्भव, इनको जितना ज़्यादा जो है आप याद करेंगे, और इनको भी प्रयास करिए कि अगर जो आपको कठिन लगते हो पढ़ने में उनको आप लिख लिख के याद कीजिए, बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मेरे ख्याल से आप में से किसी को दिक्कत नहीं है। बस ये है कि इसमें जितने ज़्यादा शब्दों को आप कवर कर सकें उतना अच्छा रहेगा। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि पर हमेशा ध्यान दीजिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वाक्य शुद्धि के प्रश्न आए हैं उन्हीं पर आधारित, उनसे मिलते जुलते जो है वाक्य अब जो है नए एग्जाम्स में दिए जाते हैं। पिछले एग्जाम में भी यही अनुभव रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम वाक्य शुद्धि को में देखते हैं तो सबसे पहले हमको उसमें ये देखना होता है कि इसमें कोई वर्तनी की अशुद्धि तो नहीं है। अगर कोई वर्तनी की अशुद्धि मिल गई यानी वो वाक्य पूरा का पूरा गलत है। तो हमको पहले जो है जो चीज़ खोजनी है वो ये देखनी है कि वर्तनी की अशुद्धि वाला कोई शब्द अगर उसमें है तो उसको, उस पूरे वाक्य को हम ये कह सकते हैं कि ये अशुद्ध है। विलोम में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। विलोम में बस एक चीज़ याद रखिए कि जो शब्द आपको ऐसे लगते हैं कि आप इनका अर्थ नहीं जानते हैं, उनको अर्थ सहित समझने का प्रयास करिए। विलोम ज़्यादा समय तक जो है रिटेन रहेगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा जो है हिंदी की कहानी हो गई। अब हम फिर जो है अपनी चर्चा पे लौटते हैं। हम जीएस की बात करते हैं। जनरल स्टडीज़ का जो है अब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग हिंदी में बहुत अच्छे हैं, अच्छा करते हैं, जीएस से आप घबराते हैं क्योंकि जीएस जो है वास्तव में बड़ा सिलेबस है। और जीएस में अभी आपने रिसेंटली जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 का पेपर देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि उस पेपर को आज ही हल कर लीजिए। बहुत से जगह पर उसका हल भी आ चुका है, आप उसका हल कर लीजिए। ऑफिशियल आंसर की के साथ में जो है उसको मिला लीजिए। और ये मान के चलिए कि वो जो है एक क्या है, डेमो है आपके आने वाले 5 दिसंबर के पेपर के लिए। आयोग ने जिस तरह से अपने आप को थोड़ा सा जो है पिछले ट्रेंड से बदला है, तो ये साफ संकेत है कि इस बार जो है यही ट्रेंड जो है यूपी पीएससी समीक्षा अधिकारी में भी फॉलो होने जा रहा है। अब अगर हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पेपर की बात करें तो करंट के क्वेश्चन जो है भरमार थे। 35 से अधिक करंट के क्वेश्चंस थे और यूपी का जीके, यूपी का करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से उसमें पूछा गया था। तो अपना फोकस यूपी के करंट अफेयर्स, यूपी के जीके पर बना कर रखिए। अभी जल्दी ही दीपावली के बाद आपको जो है यूपी करंट अफेयर्स का एक मास्टर वीडियो और यूपी करंट अफेयर्स का एक विशेषांक भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो बाकी आपने क्या बदलाव देखा, बहुत ज़्यादा जो कठिन प्रश्नों वाला ट्रेंड चले। जैसे पिछले 3 साल के अगर जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के क्वेश्चनों को हम कंपेयर करें तो
उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के और अन्य टॉपिक से पूछे गए थे और ऐसा लगता था कि हाँ आईएएस के लेवल को अचीव करने का प्रयास किया जा रहा है, यूपीएससी के स्तर को छूने का प्रयास चल रहा है। हालांकि छू नहीं पाए, तो उतना कठिन पेपर नहीं था। इस बार का पेपर आसान था, मॉडरेट हम कह सकते हैं। कुछ प्रश्न तो बिल्कुल टू द पॉइंट उनके आंसर्स आप दे सकते थे, कुछ प्रश्नों में आपको थोड़ा सा ठहर के सोचने की आवश्यकता थी। तो यूपी प्रीवियस प्रीलिम्स और साथ में एक और सलाह है, बहुत ज़रूरी सलाह है कि 2020 और 21 में जितने भी आयोग के पेपर हुए हैं इनको अच्छे से एग्ज़ाम के पहले एक बार दो बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जो है रीसेंट पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा जो है आयोग का पिछले 7-8 साल में हम लोगों ने कई बार जो है ये देखने को मिला है। तो 2020-21 में जितने भी पेपर आयोग ने कराए हैं उनको एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन सीधे भी 2-4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीएस की स्ट्रेटजी की, जीएस को हमको कैसे पढ़ना चाहिए। तो जीएस में हमने कहा कि हमको 80 प्लस लेके जाना चाहिए। आप जो है 80 प्लस लाने के लिए आपको कम से कम कितने प्रश्न हल करने होंगे? अगर 80 प्रश्न करना है तो 140 में आपको कम से कम जो है 110 क्वेश्चन 115 क्वेश्चन तक टच करना ही चाहिए। ये वो स्थिति है जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं तो 120, 125, 130 तक भी आप जो है टच कर सकते हैं। वैसे निगेटिव मार्किंग के जो पेपर होते हैं उनमें जो है जो क्वेश्चन सॉल्व करने का एक टारगेट होता है निगेटिव मार्किंग के साथ में, वो ये होता है कि हमको 80% से ऊपर तभी बढ़ना है जब हम बहुत अधिक कॉन्फिडेंट हैं और हमको अच्छी तरह से पता है कि जो हम उत्तर देने जा रहे हैं वो जो है बिल्कुल सही है। क्योंकि 80% में 10% जो है गलत होने की भी संभावना बिल्कुल साथ में बनी रहती है। ये बिल्कुल एक गणित का नियम, इसको आप मान सकते हैं। तो हमको ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है और हमको जो है अपने आप को इतना भी कम नहीं रखना है कि हम जो है जो एक कट ऑफ क्राइटेरिया है उसके नीचे भी गिर जाएं। और एक वर्स्ट सिचुएशन भी होती है जब आपको लगता है कि अब हमारा पेपर जो है रूइंड मतलब बर्बाद हो चुका है और हमको उसमें जो है अब तुक्के मारने ही पड़ेंगे। उस सिचुएशन में आप स्वतंत्र हैं, आप जो है जितना अधिक कर सकते हैं उतना करिए, लेकिन ये स्थिति जो है आनी अच्छी बात नहीं है। तो जीएस में अगर आपको 80 प्लस स्कोर करना है तो ये अचीवमेंट आप कहाँ से ला सकते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। इस बार पूरी संभावना है कि करंट अफेयर्स के 25 प्लस क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और ये ट्रम्प का कार्ड है, हुकुम का इक्का इसको कह सकते हैं आप जो है। और इस करंट अफेयर्स का रिवीजन मैं बार बार कह रहा हूं कि जो है एक ही स्रोत आप लीजिए और एक स्रोत को मल्टीपल टाइम्स जो है रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर्स कई लोग का प्रश्न है कब से पढ़ना है? 1 जनवरी से 10 नवंबर मैक्सिमम। वैसे ये 10 नवंबर तक भी जो है जाने की आवश्यकता नहीं थी, 31 अक्टूबर भी ठीक था, लेकिन चूंकि हम इतनी बड़ी परीक्षा में और इतने बड़े दांव के साथ जो है जा रहे हैं तो कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। रिस्क वहीं लें जहां पर ज़रूरी होता है। तो हम 1 जनवरी से 10 नवंबर तक का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। अब करंट अफेयर्स में और क्या करना है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये वाला करंट अफेयर्स आपको थोड़ा हल्के में पढ़ना है। मतलब एक बार अच्छे से पढ़ लिया, 2 बार उसको रिवाइज कर लिया, लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी ये 6 महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो लास्ट 6 मंथ है इसको आपको कम से कम जो है 4 बार रिवीजन करना चाहिए और इसमें आपको डीपली पढ़ना चाहिए। और इसके बाद जो है
जो आखिरी का 3 महीना बचा, इसमें आपको पूरा फोकस देकर जो है इसमें ऐसा पढ़ना है कि कोई भी चीज छूटने ना पाए, क्योंकि लगभग 40% प्रश्न आपको आखिरी 30 जो है आखिरी 3 महीने से मिलेंगे। उसके बाद जो है बचे हुए जो है 30% आपको यहाँ से मिलेंगे और बचे हुए 30% आपको यहाँ से मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो है किस तरह से फोकस करना है, कैसे फोकस करना है। तो करंट अफेयर्स में अब क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, लास्ट वीडियो में जो है जो हमने चर्चा की थी, तो मैंने आपको जो है 30-40 टॉपिक बताए थे। अगर आप सिंसियर हैं और आपने उसको देखा है, सीरियसली लिया है, तो आपने निश्चित रूप से उसको कवर कर लिया होगा। आर्थिकी वाला पोर्शन पूरी अच्छी तरह से, खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं, इस समय बहुत सारे समिट्स हो रहे हैं, मोदी जी जगह जगह जा रहे हैं, तो समिट्स जितने भी सम्मेलन आयोजन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हैं उनको देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से जो है। और एक मैंने आपको जो है विशेष बात कही थी कि किसी भी फैक्ट में अगर पहला शब्द जुड़ा है कि ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला जो है रीजन या क्षेत्र, तो जहां पर भी पहला प्रथम इस तरह के शब्द आते हैं कि कोई काम किसी ने पहली बार किया है, उसको बिल्कुल गांठ बांध के अलग नोटबुक में लिख लीजिए। उन प्रश्नों के संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आईपीएल आपका जो है चल रहा है, ओलंपिक बीत चुका है, इस बीच और बहुत सारी खेल प्रतिस्पर्धाएं हुई हैं। खेल पर जो है आयोग का बहुत जो है फोकस है। इसके अलावा अभी G20 और एनवायरनमेंट पर जो है इतने सारे समिट हो रहे हैं, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स एज अ होल पढ़ना है, इन सब चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 3 महीने में कुछ ज़्यादा ही चर्चा में चीज़ें रही हों। तो ये जो है 25 प्रश्न आपके जो है मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से आने हैं। अब जो है बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री से 12 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम एक एवरेज ले लेते हैं कि आपको 12 प्रश्न जो है यहाँ से निकालने हैं। देखिए हिस्ट्री में सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, लेकिन जिनका हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं भी होता है उनका मॉडर्न हिस्ट्री में इंटरेस्ट जरूर होता है, क्योंकि हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री यानी अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में और जो है जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए इनके बारे में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, शुरू से एक रुचि उसमें बनी रहती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जितने क्वेश्चन अकेले आते हैं उतने जो है मेडिवल और एंशिएंट को मिलाकर भी नहीं आते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिवल एंशिएंट छोड़ देना है। अगर आपने मेडिवल एंशिएंट पढ़ लिया तो एक बार अच्छे से उसका और रिवीजन 1-2 बार कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जो है सारे फैक्ट्स को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, कवर कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको बार बार कहा है, एज ए होल हिस्ट्री में ही जो है मैंने कहा है कि यहाँ पर अब जो है क्रॉनिकोलॉजिकल आर्डर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वरीयता क्रम, काल क्रम, घटनाओं का कालक्रम, तिथियों का क्रम। तो आपको जो है बड़ी बड़ी जो है जो राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं हैं उनकी तिथियां, उनका जो है सुमेलन वाले प्रश्न तो आते ही हैं, वर्ष दिया रहता है और कौन से सन में कौन सी घटना हुई ये सुमेलन करना है। उसके अलावा तिथि के अनुसार उनको कालक्रम में व्यवस्थित करने से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं। तो जब भी आप रिवीजन करिए तो एक पन्ने पर जो है तिथियों का एक जो है सिलसिलेवार, मतलब उसी क्रोनोलॉजी में जो है उसी ऑर्डर में एक लिखते चले जाइए। मान लीजिए आप 1857 से भी शुरू कर रहे हैं तो 1857 से 1947 के बीच जो है जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको एक सीरियल से लिखते चले जाएंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो इस तरह के जो 2-3 प्रश्न आते हैं वो अच्छे से टैकल हो जाएंगे। अब अगला लक्ष्य आपका होना चाहिए क्या? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का जो है लगभग समान वेटेज है, और इसमें जो है 15 से 17 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज जो है पूछा जाता है, जो हमारा पिछले वर्षों का
अनुभव कहता है। तो हम अगर इसको हम 15 की भी एक फिक्स संख्या मान लें, एक औसत मान लें, तो 15 क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी चर्चा की थी कि मैप से वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़िए। अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप अभी भी रिवीजन में इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक कॉन्टिनेंट उठा लीजिए, मान लीजिए हम जो है उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका में तमाम बहुत सारी झीलें हैं, 5 फिंगर लेक्स भी हैं। उत्तर से दक्षिण तक सारी झीलों को एक क्रम में लिख लीजिए, लेकिन आप केवल थ्योरेटिकली नहीं, आप उसको मैप में देखते हुए लिखिए, तभी आप जो है उसको अपने मन में रिटेन कर पाएंगे और एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इसी तरह से उत्तरी अमेरिका के सारे जो है बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं उनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, या पूरब से पश्चिम, इस तरह से कोई भी एक क्रम याद कर लेंगे तो आप बाकी जवाब दे लेंगे। नदियाँ, झीलें, उसके बाद जल संधियाँ कौन कौन सी हैं। तो कॉन्टिनेंट वाइज अगर आप पढ़िए मैप से और इसी तरह से अपना रिवीजन करिए, और एक उसमें भी सीरियल बनाते चलिए। जैसे अफ्रीका में कई बार पूछा गया है कि नदियों का क्रम क्या है, झीलों का क्रम क्या है, और आजकल तो जापान के जैसे द्वीप कई बार पूछे जा चुके हैं कि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर वाले क्रम क्या हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैप की सहायता से पढ़ना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपने पढ़ा है तो उसको रिवाइज करिए। इसके अलावा जो है जो मिडिल ईस्ट की जो है कंट्रीज़ हैं, जितने भी मध्य एशिया और यूरोप के इस साइड के देश हैं, उनके आसपास कौन कौन से सीमावर्ती देश हैं, कौन से लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, काला सागर है या ब्यूफोर्ट सागर है, उसके चारों तरफ कौन कौन से देश आते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कौन सा देश काला सागर के चारों तरफ अवस्थित नहीं है या उससे अपनी सीमा साझा नहीं कर सकता है, भूमध्य सागर के चारों ओर सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो है बहुतायत में और फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आप जो है तैयार रहिए। तो ज्योग्राफी में आप ये कर सकते हैं, और स्रोत बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी स्रोत से पढ़ रहे हैं उसी को रिवाइज करिए, और जो पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिवाइज करने का प्रयास करिए। अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस मतलब जनरल साइंस, इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों आता है। इसमें भी 15 से 17 क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं। एक 15 का अगर हम इसमें पैटर्न सेट करके चलें जो है, तो साइंस में बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन आराम से आपको मिलेंगे, और इसमें ह्यूमन डिजीजेज, मानव रोग और ह्यूमन न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना के संदर्भ में भी जो है इसको पढ़िएगा। रोग, आहार, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, और इसके अलावा जो है उद्योग जनित बीमारियां, पोल्यूशन, इस तरह के प्रश्न जो है आजकल प्रमुखता से पूछे जा रहे हैं। तो बायोलॉजी में इन सब चीज़ों का रिवीजन करिए। सिस्टम्स में भी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, इनसे भी साधारणतया क्वेश्चन आते रहते हैं। तो साइंस में 15 क्वेश्चन से 17 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। अगला जो है, जो बड़ा सेगमेंट मुझे लगता है, पॉलिटी तो है ही है। पॉलिटी को मैं बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि पॉलिटी को मैं आसान सब्जेक्ट्स में गिनता हूँ। और पॉलिटी में सबसे अच्छी बात यह है कि पॉलिटी एक सेट पैटर्न पर चली आ रही है। अगर आप कुछ भी पॉलिटी में विशेष नहीं पढ़ पाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, उनकी व्याख्या पढ़ी है, तो आपके पॉलिटी के जो 12-15 क्वेश्चन आते हैं वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं यूपी जीके की। यूपी जीके जिस तरह से 2 साल का ट्रेंड अब दिखा रहा है, यूपी जीके प्लस करंट अफेयर्स मिलाकर 15 क्वेश्चन के आसपास आपसे पूछे जा रहे हैं। आपने भी पीसीएस में भी देखा, उससे पहले के एग्जाम्स में भी देखा। तो उत्तर प्रदेश का जीके आसान भी है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के अगर निवासी हैं, आप लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, और इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की झीलें, उत्तर प्रदेश की नदियाँ, उत्तर प्रदेश के त्यौहार, उत्तर प्रदेश के जो है नृत्य, कहाँ पर सांस्कृतिक जो है चीज़ें, तो सारी चीज़ें जो है एक जनपद एक उत्पाद योजना और बाकी जितनी भी सरकार के द्वारा
शुरू की गई योजनाएं हैं, कन्या सुमंगला योजना, अभ्युदय योजना, तो योजनाओं पर आधारित ये सब चीज़ें हम बहुत डिस्कस भी कर चुके हैं। और यूपी करंट अफेयर्स का वीडियो मेरा हर महीने आता ही है, आप उसको अगर फॉलो करते हैं तो उतना आपको सफिशिएंट है, जनवरी से अब तक का देख लीजिए। तो इसके बाद जो है अगर बाकी चीज़ों की चर्चा की जाए तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी 5 से 7 क्वेश्चन वाला है, आसान प्रश्न और अच्छे प्रश्न मिल जाते हैं, नॉर्मली आप कर सकते हैं। और एक चीज़ जो हम लोग कभी काउंट नहीं करते हैं वो है रीजनिंग। रीजनिंग जो है 12 से 15 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, वैसे 14-15 क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिया जाता है और लेवल बहुत अच्छा होता है। लेवल अच्छा होने का मतलब कठिन नहीं होता है, सामान्य स्तर का होता है, 10+2 जो एसएससी लेवल होता है उस तरह का होता है। इसमें आपसे अपेक्षा ये की जाती है कि आप 15 में से 10 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी जो है कठिन प्रश्न नहीं होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है फार्मूला या दिमाग अप्लाई करना पड़े। नॉर्मल अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को हल करते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सीसैट वाली बुक से जो है सीसैट के सारे क्वेश्चंस को कम से कम जो है सॉल्व कर लीजिए। लगभग वही ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिलता है। तो रीजनिंग के 12-15 क्वेश्चन हो गए। तो ये जो है ये सब जितना अभी तक हमने, अभी 2-3 सेगमेंट छूटे हुए हैं, जितना अभी तक हमने चर्चा की ये 120 तक आपको जो है यहाँ पर ले जाता है। तो आपको जो है 80+ जाने के लिए अगर आप जो है 4-5 सेगमेंट को करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और यूपी जीके, अगर इतने को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लेते हैं तो ये 80+ वाला जो आपका एक फैक्टर है, एक जो बाधा है, ये आप क्रॉस कर जाएंगे और इससे बहुत ऊपर निकल जाएंगे। इसके अलावा एक नया ट्रेंड जो है जो अभी पेपरों में देखने को मिला है वो कृषि हालांकि पहले भी पूछी जाती रही है, लेकिन अब कृषि के थोड़े स्तरीय प्रश्न आ रहे हैं। तो आप कृषि के क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लीजिए। वाणी पब्लिकेशन के आपके पास अगर एग्रीकल्चर हो, या तो जो है आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस घटना चक्र कृषि के हैं उतना ही अगर आप व्याख्या सहित तैयार कर लीजिए तो सफिशिएंट है। प्रजातियां, फसलों के रोग, रबी खरीफ सीजन इत्यादि में कौन सी फसलें आती हैं, इस तरह के प्रश्न जो है, कीटनाशक वगैरह से जैविक खेती, ये सब पूछे जा रहे हैं। तो ये सब जो है चीज़ें आपने देख ली, क्या क्या जो है कितना कितना, तो 80 लाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। अब हम चर्चा करते हैं कि ये हो गया कि हमने कौन कौन से सेगमेंट्स को पकड़ना है, यानी हमने एक प्रायोरिटीज अपनी समझ ली कि हमारी ये प्रायोरिटी जो है होनी चाहिए। अब 80+ की अगर हम रणनीति के साथ चल रहे हैं तो हमको 2-4 काम जो है बहुत जरूर करने होंगे। पहला है प्रैक्टिस सेट। ये बिल्कुल सही समय है जो अंतिम माह है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे आप एग्ज़ाम की रियल कंडीशंस के बहुत करीब पहुंचेंगे। क्योंकि आप अगर जो है ऑनलाइन भी टेस्ट दे रहे हैं तो आप पूरी ईमानदारी के साथ में उतने ही समय तक बैठकर बिना किसी चीज़ को इधर उधर देखे प्रयास करिए, चाहे कितने भी क्वेश्चन है। यहाँ पर स्कोर मायने नहीं रखता है। मैं एक चीज़ फिर से बता दूं कि यहाँ पर आप कितना स्कोर कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप कितनी ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके सामने निगेटिव मार्किंग का एक बड़ा एग्जाम है। आप कैसे क्वेश्चंस के विकल्प को पर निर्णय ले पा रहे हैं और कैसे ये निर्णय ले रहे हैं कि इस क्वेश्चन पर हमको टिक करना है या इसको हमको स्किप कर देना है, छोड़ देना है। बस यही आपका डिसीजन आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगा। तो गांठ बांध लीजिए, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट एग्जाम के पहले सॉल्व कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और प्रैक्टिस सेट, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ अगर आप जो है अभ्यास करना चाहते हैं जिसमें प्रश्नों का स्तर बिल्कुल वही है जो लोक सेवा आयोग में आपको देखने को मिलता है, तो आप हमारे जो है संस्थान के प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। डिकोड एग्ज़ाम का ऐप डाउनलोड करिए और उसमें जो है टेस्ट सीरीज वाला टैब में जाकर जो है आप वहाँ से ले सकते हैं।
नहीं समझ में आ रहा तो आप RO टेस्ट सीरीज लिखकर 9506742546 पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा कि कैसे आप करेंगे। तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि कम से कम जो है आप 15-20 टेस्ट जो है पूरी ईमानदारी के साथ सॉल्व कर लीजिए। स्कोर के चक्कर में मत पड़िए, स्कोर को ज़्यादा देखेंगे तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे, क्योंकि रियल एग्ज़ाम रियल होता है, उसको कोई भी जो है पहले तैयारी वाला प्रैक्टिस सेट उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कर सकता है कि जो हम प्रैक्टिस सेट से करते हैं वो आपके निर्णय की क्षमता को बढ़ाता है। आप एक निश्चित समय में, मतलब 2 घंटे में 140 प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। निगेटिव मार्किंग का प्रेशर है और कठिन प्रश्न भी हैं, आसान प्रश्न भी हैं। किस तरह से आप प्रश्नों को हल करते हैं, पहले आप कठिन प्रश्नों को टच करते हैं या जो है कठिन वालों को देखकर घबरा जाते हैं और वहीं से हतोत्साहित हो जाते हैं। फिर आप निर्णय कैसे लेते हैं कि आपको ये प्रश्न हल करना है या ये प्रश्न बिल्कुल छोड़ देना है निगेटिव मार्किंग के परिप्रेक्ष्य में। तो ये सब चीज़ें आपकी निर्णायक सिद्ध होंगी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो ये पहली चीज़ जो मैं आपसे कहूँगा कि आप ये ज़रूर कर लीजिए। करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ का जो है तैयार कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि हम रिवीजन कैसे करें। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, नहीं भी पढ़ा है तो अब केवल रिवीजन का ही वक्त है। तो मेरी जो है पिछले 1 हफ्ते में कई लोगों से बात हुई है टेलीफोन पर, आप ही लोगों में से। तो कई लोगों के साथ बड़ी समस्याएं हैं। किसी को डेंगू हो गया था अभी रिसेंटली, तो वो नहीं पढ़ पाए, या पहले से कोई स्वास्थ्य परेशानी चल रही है। उसके अलावा कई लोग जॉब में हैं जिनको छुट्टी नहीं मिल पा रही, वो मात्र 1-2 घंटा पढ़ पा रहे हैं। तो कई लोग हाउस वाइफ्स हैं, उनकी अपनी अलग समस्याएं हैं। तो ये सब चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। तो जो लोग जॉब में हैं उनको सलाह दूंगा कि किसी भी प्रकार से अगर आप छुट्टी ले सकते हैं, चाहे आप वेतन रहित अवकाश जो होता है जिसमें आपको वेतन नहीं मिलता, अगर वो भी आप ले पाएँ तो अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर जो है प्रश्न है एक बड़ी परीक्षा का, करियर का, और इस एग्ज़ाम के बाद अब 1 साल तक समीक्षा अधिकारी का पेपर जो है प्रीलिम्स का दोबारा नहीं होना है, ये भी आप समझ लीजिए जो है। तो इसी बार आपको अपनी पूरी क्षमता से, पूरी ताकत से जो है प्रहार करना है। तो रिवीजन में क्या करना है, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो है कि आप सोचेंगे, आप चौंक जाएंगे, जैसा कि नॉर्मली कोई नहीं बोलता है। जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए। सीधी सी बात मेरी समझिए, जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। जो पढ़ चुके हैं उसको 3-3, 4-4, 5-5 बार रिवाइज करिए। क्योंकि आप परीक्षा को समझिए, ये 200 प्रश्नों की परीक्षा है और इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग है। और आप जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तब हम कहते हैं कि जो है 100% सिलेबस को पढ़ें, लेकिन हमको 200 प्रश्न सॉल्व ही नहीं करने हैं, तो हम क्यों 100% सिलेबस को कवर करें। अगर कवर कर लिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कवर कर पाए तो हम 100% के पीछे क्यों भागें। आखिर हमको तो इसमें से 70% से मतलब है ना। हमारा लक्ष्य ये है कि हम 70% क्वेश्चंस को जो है बिना त्रुटि के सही कर लें, हमारी नैया पार हो जाए, हम जो है कट ऑफ को पार करके मेंस के लिए आगे चले जाएं, क्वालिफाई कर जाएं। तो हम 100% सिलेबस को कवर करने के चक्कर में जो 70% हमारा मजबूत पक्ष है उसको क्यों छोड़ें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हैं, ज्योग्राफी तैयार है, हिस्ट्री तैयार है, साइंस तैयार है, करंट तैयार है, यूपी का जीके तैयार है। तो आपका अगर कुछ छूट भी रहा है, नहीं पढ़ पाए पॉलिटी, नहीं पढ़ पाए एंशिएंट हिस्ट्री, हम जो है एनवायरनमेंट नहीं पढ़ पाए, तो उसको आप छोड़ दीजिए। क्योंकि अब 1 महीना बचा है, अब आपको पीएचडी नहीं करनी है। अब आपने जो पढ़ लिया है उसको जितना ज़्यादा दोहरा सके उतना दोहराइए। और आज का जो हमारा आपके सामने आने का उद्देश्य है वो यही है कि आप कभी भी 100% सिलेबस को नहीं कवर कर सकते हैं, और कवर भी कर सकते हैं तो संतुष्ट होकर कवर नहीं कर सकते हैं, एक फॉर्मेलिटी के रूप में कवर कर सकते हैं। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है जो आप लोग भी जानते हैं। तो हम क्यों 100% के पीछे भागे, हम उस 70% को देखेंगे जहां से हम जो है
140 और 130 की रेंज को अचीव कर पा रहे हैं, 130 से 140 के बीच में। मल्टीपल टाइम्स हम उसका रिवीजन करेंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो हमने पढ़ा है वो गलत ना होने पाए। वनस्पत ये कि हम एक बार किसी चीज को पढ़ लें और हम जाके कंफ्यूज होकर एग्जाम में क्वेश्चन को गलत कराएं, वो उससे कोई फायदा नहीं है। तो आपने अभी तक जो पढ़ लिया है उसको अच्छे से 2 से 3-4 बार रिवाइज करिए और इस पेपर के नेचर को समझने का प्रयास कीजिए कि ये 100% करने का पेपर नहीं है, ये 70% और 80% में जो है कट ऑफ पार करने वाला पेपर है। तो कॉन्फिडेंस से अभी तक जितना पढ़ लिया है उसके आगे की चीज़ों को सबसाइड कर दीजिए। केवल अगर आपने करंट नहीं पढ़ा है तो वो आपके लिए मस्ट है, बाकी जितना सिलेबस आपने पढ़ लिया है उसको बार बार रिवाइज करिए। जितना अधिक रिवाइज करेंगे उतना अच्छा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस ही आपको जो है वहाँ पर टिक लगाने में कॉन्फिडेंस देगा। जब आप जो है निश्चिंत होके और पूरे आत्मविश्वास से वहाँ पर जो है सही उत्तर को सही टिक कर पाएंगे। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी और 100% सिलेबस का आप पीछा करना छोड़ दीजिए। 100% इस स्टेज पर अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक तो आखिरी के 1 महीने में आपको 100% पढ़ने से नुकसान ज़्यादा होगा, फायदा कम होगा। तो आपने 60, 70, 80% जितना भी सिलेबस पढ़ा है उसी को मल्टीपल टाइम्स जो है रिवाइज कर लीजिए। तो ये बात हो गई। अब कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि सर हम कुछ नहीं पढ़ पाए, हम बीमार हो गए थे या हमको नौकरी से छुट्टी नहीं मिल पाई या बहुत सारी समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याएं भी जीवन में होती हैं। निश्चित रूप से ये जीवन है और इसी जीवन में जो है सारी चीज़ों को करते हुए हमको अपने लक्ष्य की ओर भी बढ़ना होता है। तो ऐसे लोग जिनको लगता है कि अभी तक हम 25% भी नहीं कर पाए हैं, उनके लिए मैं एक जो है ऐसी बात कहूँगा कि आप जो है जनवरी से और 10 नवंबर तक का करंट अफेयर्स ईमानदारी से 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिए। स्रोत कोई भी हो, आप डिकोड एग्ज़ाम की ई मैगजीन्स ले सकते हैं जिसमें आर्थिकी, यूपी, जीके सब सा कवर है। उसके अलावा जो है आप चाहें तो अभी कई सारे वार्षिकांक दीपावली के बाद आ जाएंगे जिसमें जनवरी से और अक्टूबर तक का निश्चित रूप से करंट अफेयर्स कवर होगा। आप उसको लेके जो है एक ही स्रोत को लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। 50 मैगजीन पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। एक मैगजीन जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, चाहे घटना चक्र हो, चाहे घटनासार हो, चाहे कोई भी हो, उसको आप लीजिए और उसको लगातार जो है रिवाइज करिए। दूसरा जो है यूपी करंट अफेयर्स के मेरे सारे वीडियोस जनवरी से लेकर अब तक देख डालिए। नोट्स नहीं है, कोई बात नहीं, बनाने की ज़रूरत नहीं, केवल वीडियोस को देख लीजिए। आर्थिक समीक्षा, बजट और यूपी की आर्थिकी, ये जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए वो पढ़ लीजिए। और एक मेरा जो है 40 प्रैक्टिस सेट का जो है वीडियो है, काफ़ी लंबा वीडियो है जिसका नाम है नॉन स्टॉप 40 प्रैक्टिस सेट, जो है चैनल पर सर्च करेंगे तो नॉन स्टॉप डिकोड एग्ज़ाम सर्च कर लीजिए, इतना जो है आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। आप इसको अगर 2 बार देख सकते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को जो है डिस्क्राइब किया गया है, अच्छे से पूरी व्याख्या के साथ में, हिंदी भी है और जीएस भी है। इसके अलावा जो है आप जो लोग, ये बिल्कुल क्रैश वाली स्ट्रेटजी है कि जो लोग कुछ नहीं पढ़ पाए, जिनको लगता है कि अब उनका ये अटेम्प्ट बेकार जाने वाला है, तो केवल ये उनके लिए है। ल्यूसेंट जो है ले लीजिए और ल्यूसेंट को प्रयास करिए कि अधिक से अधिक जो है आप जितना भी एग्ज़ाम के पहले कवर कर पाएँ। साथ में ही आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, डिकोड एग्ज़ाम की ना लेनी हो तब भी आप जो चाहे वो प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और प्रैक्टिस सेट से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए। तो ये जो है एक बहुत ही क्रैश स्ट्रेटजी है और यहाँ पर निश्चित रूप से रिस्क है, क्योंकि अभी तक आपने रिस्क ही लिया है। जब आप अभी तक नहीं पढ़ पाएँ तो आखिरी के 1 महीने में पढ़ना भी अपने आप में एक रिस्क ही है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आप जो है कहीं ना कहीं प्रीलिम्स को निकाल पाएंगे। तो कुल मिलाकर जो आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शंस हैं, जो आपके मजबूत पक्ष हैं,
उसको और मजबूती दीजिए। साइंस आपको अच्छे से आती है और अच्छे से पढ़िए। ज्योग्राफी आती है अच्छे से और ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़िए। पॉलिटी आपको अच्छे से आती है तो पॉलिटी को और अच्छे से पढ़िए। 2 बार रिवीजन किया है तो 2 बार और रिवीजन कर लीजिए। और जो चीज़ नहीं आ रही है अब उसको आखिरी के 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए, उसको अगले एग्जाम में फिर से तैयार करिएगा। तो फिलहाल जो चीज़ें आपको आती हैं उनको अच्छे से रिवाइज करके उनको इतना परफेक्ट करिए कि वहाँ से जब क्वेश्चन आए तो कोई भी संदेह वाली स्थिति ना हो और आप जो है पूरे कॉन्फिडेंस से उत्तर दे सकें। तो यानी आपको 100% सिलेबस को कवर करने की जो आपकी चिंता है उसको छोड़कर जितना आपने पढ़ा है उसको बार बार दोहराने की आवश्यकता है। यही जो है बेस्ट स्ट्रेटजी है और यही आपको करना चाहिए। बाकी सेक्शंस आपको कैसे चुनने हैं, तो सेक्शंस जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ना कि कितने प्रश्न कहाँ से आने की संभावना है, तो ये अपनी प्रायोरिटी आप खुद बनाइए कि आपको किस फॉर्मेट में रिवीजन, मतलब किस प्रायोरिटी में रिवीजन करना है। अगर आपका ज्योग्राफी अच्छे से तैयार करने का है तो आप अगर 15 क्वेश्चन आने तो आप प्रयास करिए कि आप 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी से जरूर सही कर ले जाएं, इस लेवल का आपका रिवीजन हो। मॉडर्न हिस्ट्री से, साइंस से, यूपी का जीके इस बार टर्निंग पॉइंट साबित होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, यूपी का करंट अफेयर्स और यूपी का जीके, इससे आपको अप्रत्याशित रूप से बहुत अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ समीक्षा अधिकारी में हमेशा चौंकाती है जो कि है सेंसस। हालांकि लास्ट ईयर केवल 3 क्वेश्चन जो है सेंसस से आए थे, लेकिन उसके पहले अगर आप देखेंगे तो 14-15 क्वेश्चन तक आ गए थे। तो सेंसस में खासकर यूपी के सेंसस से क्वेश्चंस जो है ज़्यादा आ रहे हैं। अभी पूछा भी गया था पीसीएस के एग्ज़ाम में भी। तो ये जो है सारी चीज़ें रहीं। बाकी आपका और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा और एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले फिर हम लोग मिलेंगे। वहाँ पर बिल्कुल एग्ज़ाम को में कैसे हल करना है, प्रश्न पत्र आपके सामने हो तो कैसे हल करना है, इसको हम लोग जो है एक बार डिस्कस करेंगे। अंत में मैं यही कहूँगा आपको कि अपने मन से सारी चीज़ों को दूर कर दीजिए। सारी चीज़ें मतलब कि मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने सही नहीं पढ़ा है, मुझे पछतावा हो रहा है, मैंने पिछले 6 महीने में अगर इतना समय दे दिया होता तो आज स्थिति अलग होती। अब जो होना था हो गया। समय से बड़ा, समय से बलवान कोई नहीं होता है। जो नहीं कर पाए उसको छोड़ दीजिए, उसकी चिंता मत करिए। आपके सामने 1 महीना है। अब आप ये देखिए कि आप इस 1 महीने में क्या कर सकते हैं और उसको अचीव करके दिखाइए। और विश्वास मानिए, अगर आप इस 1 महीने में 8 घंटा ईमानदारी से डेली पढ़ रहे हैं तो आप अभी भी प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। आप रेस में हैं, रेस से बाहर नहीं हुए हैं। बस ज़रूरत है कि आप अपना जो है कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, सही डायरेक्शन में पढ़िए, स्मार्ट स्टडी करिए। 100% सिलेबस को की चिंता को छोड़कर जो पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर्स को बेस बनाइए और हिंदी को घोट कर पी जाइए। ठीक है, हिंदी को इस तरह से पढ़िए कि मैं तो कहता हूं कि 55+ वाला जो आपका टारगेट है उसको निकालिए। प्रैक्टिस सेट की बहुत अहम भूमिका है इस पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि निगेटिव मार्किंग एग्जाम में डिसीजन आपका जो होता है वही सब कुछ होता है। आप किसी प्रश्न को कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं, जो ये डिसीजन लेना होता है, ये निर्णय लेना होता है, यही आपके जो है आगे की दिशा तय करता है कि आप प्रीलिम्स को या उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और साथ में आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्यौहार मनाइए, हर्षोल्लास के साथ मनाइए, पूरे जोश के साथ मनाइए और साथ में उसी त्यौहार से, उसी पर्व से प्रेरित होकर लग जाइए। अब 1 महीना आपके पास है और इस 1 महीने में वो करके दिखाइए जो आपसे करने की उम्मीद की गई है। तो आप सभी को नमस्कार, जल्दी मिलेंगे, धन्यवाद।